Never forget the lesson you learn from नेवर फॉरगेट द लेसन यू लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स, यानी पीछे की गलतियों से कुछ न कुछ तो सीख मिलती है। उस गलती को न दोहराएं, लेकिन उससे जो लेसन मिलता है, जो पाठ मिलता है, उसको न भूलें। नेवर फॉरगेट द लेसन यू लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक। तो सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है, उस गलती को दोहराएं न, लेकिन उससे जो लेसन मिलता है उसे जरूर याद रखें कि मैंने क्यों गलती किया, कहाँ पर गलती हुई, वो फिर न करें। तो उसको जरूर याद रखें। हो गया, मिटा दें। चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे हैबिट्स। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कल। तो हैबिट क्या होती है? रिपीटेड एक्टिविटीज फॉर्म द हैबिट्स। इसी एक ही कार्य को जब आप बार बार करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। हैबिट की विशेषताएं क्या हैं? मैंने कल उस दिन आपको बताया था। यूनिफॉर्मिटी होती है, प्रॉम्प्टनेस होती है उसमें। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो एज ए टीचर क्या हैबिट्स होती है, ये हमने फर्स्ट लेसन में डिस्कस किया था। बैड मैनरिज्म ऑफ टीचर इन द क्लास। अब बैड मैनरिज्म ऑफ ट्रेनिज क्या हो सकता है, मतलब ट्रेनिज की बैड हैबिट्स क्या हो सकती हैं, कुछ एक्सपेक्टेड बैड हैबिट ऑफ द ट्रेनिज। बैड हैबिट ऑफ द ट्रेनिज क्या हो सकती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो प्लेइंग, TRUANT, ट्रूएंट, फ्रॉम होम और ट्रूएंट यानी दूर रहना या भाग जाना। ट्रूएंट का मतलब होता है भाग जाना या दूर रहना। यानी घर और संस्थान से दूर रहते हैं या भाग जाते हैं। यानी घर से चलते हैं कि स्कूल जा रहे हैं, स्कूल भी नहीं पहुंचते हैं। तो घर और संस्थान दोनों से दूर रहना। प्लेइंग ट्रूएंट फ्रॉम होम एंड इंस्टीट्यूट, या स्कूल या कॉलेज भी कह सकते हैं, जो स्कूल या कॉलेज में जा रहे हैं। घर और संस्थान दोनों से दूर रहना, दोनों से अलग रहना। इंडल्जिंग in violent discussion or talk। इंडल्जिंग इन INDUL, इंडल्जिंग यानी सम्मिलित होना। इंडल्जिंग इन वायलेंट डिस्कशन और टॉक, यानी उग्र परिचर्चा या बातचीत में सम्मिलित होना या करना। उग्र परिचर्चा या बातचीत करना या सम्मिलित होना। जब भी बात करते करते उग्र हो जाएंगे या कोई परिचर्चा भी, डिस्कशन भी कोई करता है, तो फिर वो हार्ड टॉक में मारपीट तक शुरू हो जाती है। तो ये बैड मैनर है। इंडल्जिंग इन उग्र परिचर्चा या बातचीत में सम्मिलित होना।
उग्र परिचर्चा या बातचीत में सम्मिलित होना या करना। कंप्लेनिंग रिपीटेडली, हमेशा शिकायत करना। शिकायत जब है ठीक है, जिन्यून है करिए, बट हमेशा शिकायत करना, रिपीटेडली, बार बार शिकायत करना। कंप्लेनिंग रिपीटेडली, बार बार शिकायत करना, ये एक आदत हो जाती है लोगों की कि उन्हें अच्छी चीजें नहीं, हमेशा जो खराब हो रहा है वो दिखाई देता है, तो बार बार वो शिकायत करना। टेलिंग लाई, झूठ बोलना। टेलिंग लाई, झूठ बोलना। टेलिंग लाई, झूठ बोलना। मिटा दे। अगला पॉइंट आप लिख लें, यूजिंग FILTHY, फिल्दी लैंग्वेज। जी कोई डाउट है? टेलिंग लाई, झूठ बोलना। यूजिंग फिल्दी मीन्स अभद्र, अभद्र भाषा का उपयोग, अभद्र भाषा का उपयोग करना। टेलिंग फिल्दी लैंग्वेज। रिपीटेड, अगला पॉइंट, रिपीटेड क्वेरल। रिपीटेड क्वेरल यानी बार बार झगड़ा करना। क्वेरल यानी झगड़ा, बार बार झगड़ा करे, बार बार झगड़ा करना, ये बैड हैबिट है। रिपीटेड क्वेरल को साइकोलॉजिस्ट एक नाम दिए जिसे पुग्नासिटी कहते हैं। ये व्यक्ति का एक व्यक्ति का एक साइकोलॉजिकल नेचर हो जाता है। साइकोलॉजिस्ट उससे कहते हैं पुग्नासिटी, यानी जो हमेशा बार बार झगड़ा करता है, या झगड़ालू स्वभाव जिसे आप कह ले, झगड़ालू स्वभाव। पुग्नासिटी का मतलब झगड़ालू स्वभाव, एक आदत बन जाती है, हर बात में ही कुछ न कुछ तर्क वितर्क करते करते फिर वो झगड़े की तरफ चला जाता है। आगे का पॉइंट, अर्ली एज ऑफेंसेस। अर्ली एज ऑफेंसेस, कम उम्र में अपराध करना या बाल अपराधी बन जाना। कम उम्र में अपराध करना, अर्ली एज ऑफेंसेस। हिंसक प्रवृत्ति हो जाती है जब ज्यादा झगड़ा करेंगे, तो बाल उम्र में अपराध करते। कम उम्र में अपराध करना। स्टीलिंग, स्टील चुराना, चोरी करना। स्टीलिंग का मतलब है चोरी करना या चुराना। चोरी करना या चुराना, स्टीलिंग हो गया। ठीक, आगे आप लिख लें सर्किंग, SHIRKING, सर्किंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिरकिंग का मतलब होता है जी चुराना या भाग जाना, वही जी चुराना, यानी जिम्मेदारियों से जी चुराना। जिम्मेदारियों से जी चुराना या जिम्मेदारियों को उठाना नहीं, या जिम्मेदारियों से भाग जाना, जो भी आप लिखना चाहें। SHIRK, सिरकिंग, सिरकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिरकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों से जी चुराना या भाग जाना। मिटा दे। डिसरिस्पेक्टिंग,
disrespecting the seniors, डिसरिस्पेक्टिंग द सीनियर यानी वरिष्ठ लोगों का अपमान करना, डिसरिस्पेक्टिंग द सीनियर। डिसरिस्पेक्टिंग द सीनियर, अगला पॉइंट आप लिख लें, डिसओबेइंग, डिसओबेइंग द इंस्ट्रक्शन, डिसओबेइंग द इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेश का पालन नहीं करना, जो कहा गया वैसा नहीं करेंगे। अनुदेश, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अनुदेश, पालन नहीं करना। डिसओबेइंग द इंस्ट्रक्शन, अनुदेश का पालन नहीं करना। शोइंग, showing vulgarity, vulgarity, showing vulgarity by action or word, showing vulgarity, vulgarity का मतलब अश्लीलता, बाय एक्शन या वर्ड, कार्य या कथन, कार्य या कथन के द्वारा अश्लीलता का प्रदर्शन, कार्य या कथन के द्वारा अश्लीलता का प्रदर्शन। शोइंग वल्गैरिटी बाय एक्शन और वर्ड्स। राइटिंग ऑन द वॉल, अक्सर लोगों की आदत होती है दीवालों पर लिखते हैं, ये भी गलत आदत है। राइटिंग ऑन वॉल्स, राइटिंग ऑन वॉल्स, दीवारों पर लिखना। राइटिंग ऑन दी वॉल्स, दीवारों पर लिखना। आगे आप स्पॉइलिंग, स्पॉइलिंग द रॉ मटीरियल, कुछ लोगों को होता है यहाँ भी इंस्टीट्यूट में कच्चा माल मिल जाएगा तो उसका दुरुपयोग करेंगे। स्पॉइलिंग द रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल का दुरुपयोग करना। स्पॉइलिंग द रॉ मटेरियल, कच्चा माल का दुरुपयोग करना। स्पॉइलिंग द रॉ मटेरियल, कच्चा माल का दुरुपयोग करना। सदुपयोग करें, उसका उपयोग करें, कुछ नहीं, बट दुरुपयोग जो करेंगे तो हाइबिटेक होती है। और लास्ट है टेंडेंसी टू, अगला पॉइंट, टेंडेंसी टू लॉटर, LOITT, लॉटर, एमलेसली, टेंडेंसी यानी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, लॉटर यानी इधर उधर घूमना। एमलेसली, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति। टेंडेंसी टू लॉटर एमलेसली, टेंडेंसी टू लॉटर एमलेसली, बिना किसी प्रवृत्ति के इधर उधर घूमना, बिना किसी प्रवृत्ति के इधर उधर घूमना। और भी हो सकता है, कुछ मैंने बताया आपको। ये मेन पॉइंट्स हैं कि जो एक बैड हैबिट जब बन जाती है कि शाम को 5 बजे कुछ काम हो ना, घूमना है, कहाँ घूमना है पता नहीं। तो चौराहे पे कोई बैठा था, पूछा यार रोड कहाँ जाता है, तो बोले आपको कहाँ जाना, अरे मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ। तो ऐसे घूम रहे तो किधर भी चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो जिंदगी के चौराहे में अभी आप जिंदगी के चौराहे पर हैं,
तो आपको एक दिशा, एक निश्चित दिशा आप चुनना है कि मुझे कहाँ जाना है। तो अगर वो डिसाइड नहीं होगा मुझे कहाँ जाना है, तो आप एमलेसली ऐसे इधर उधर घूमते रहेंगे। आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो आपको पता रहता है कि मुझे कहाँ का टिकट लेना है। बस स्टैंड पर जाते हो तो पता होता है मुझे कहाँ का टिकट लेना है। बस में बैठते हो तो कंडक्टर भी पूछता है कहाँ जाना है, तो आप बोल दो अरे कहीं नहीं जाना है, तो क्या बोलेगा वो? चलो नीचे उतरो, कहीं नहीं जाना है तो इस बस में क्यों बैठ गए? ये बस तो वहां जा रही है। तो उसी तरह जिंदगी के भी बस में पहले आपको यह मालूम करना है कि आपको कहाँ जाना है, फिर बस में बैठना है। यानी पहले क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, क्यों प्राप्त करना है, ये दो चीज स्पष्ट होना चाहिए कि क्या प्राप्त करना है और क्यों प्राप्त करना है। एक एम्बिशन आपका होता है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, या मुझे प्राइवेट में कुछ करना है, या मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, तो क्यों होता है, और क्यों के बाद क्या करना है। अगर बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करना है, सरकारी नौकरी तो किस नौकरी में जाना है, प्राइवेट नौकरी तो क्या करना है, या परिवार का अपना कुछ बिजनेस है तो उसमें हाथ बटाना, जो भी है। फिर थर्ड आता है कैसे, कैसे करना, प्रोसेस। पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कुछ प्राप्त करना पड़ेगा, कुछ स्किल है, कुछ नॉलेज है, कुछ व्यवहार में परिवर्तन है, बोलने वाला जो एक तरीका अच्छा होना चाहिए, तो वो फिर धीरे धीरे आता है। इसलिए ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। एमलेसली कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर बनाएं, बिना समय पास करना है तो वो भी होता है। कि क्लास में टीचर क्या करे जिससे विद्यार्थियों की बैड हैबिट खत्म हो जाए। ये केवल क्लास के लिए नहीं है, अगर आप में भी लगता है कि आप में कुछ बैड हैबिट है, कोई गलत आदत है, उसको कैसे आप सुधार सकते हैं, हाउ टू इम्प्रूव, किस तरह से आप अपनी बैड हैबिट को सुधार सकते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ने कुछ प्रिंसिपल दिए हैं, 5-7 प्रिंसिपल हैं साइकोलॉजी के, और उसके बाद उसी को एक एक्सप्लेन करें कि हम कैसे उसको सुधारेंगे। तो प्रिंसिपल टू रिमूव बैड हैबिट। गलत आदत या बुरी आदत को सुधारने के कुछ सिद्धांत साइकोलॉजिस्ट ने दिया है। बहुत समय, बहुत बात, या कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमारे समझ में नहीं आती हैं। तो बुरी आदत को सुधारने के कुछ सिद्धांत जो साइकोलॉजिस्ट ने दिया है, तो इसे प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअल ब्रेकिंग, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअल ब्रेकिंग, यानी आदत को धीरे धीरे छोड़ने का सिद्धांत, आदत को धीरे धीरे छोड़ने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेजुअल ब्रेकिंग, आदत को धीरे धीरे छोड़ने का सिद्धांत। कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती है, और फिर चाहें अगर जब बन जाती है 1 साल 2 साल में, तो आप चाहें एक दिन में उसे छोड़ दें तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ग्रेजुअल उसको छोड़ें। ये प्रिंसिपल सब में रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग टॉलरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग टॉलरेंस। प्रिंसिपल सब में आएगा, इसलिए मैं उसे बार बार नहीं लिख रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग टॉलरेंस, टॉलरेंस यानी सहनशीलता, सहनशीलता को बढ़ाना, सहनशीलता को बढ़ाना। तो अब जो सिगरेट पीते होंगे सुबह सुबह, अगर वो सोच रहे होंगे कि मैं छोड़ दूं, तो नेक्स्ट डे जब आएगा तो अर्जेंसी आएगी, अरे नहीं यार सिगरेट पीना जरूरी है, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा, ये समस्या आएगी, वो समस्या। मतलब आपका माइंड आपको समझाएगा कि यार तुम बीमार पड़ जाओगे, मेंटली ये हो जाएगा, फिजिकली ये हो जाएगा, इसलिए चलो पूरा नहीं तो 2 कस ले लो उतना। तो आपको वो टॉलरेंस एक रखना पड़ेगा, नहीं
तो हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग टॉलरेंस, सहनशीलता को बढ़ाना, सहनशीलता को बढ़ाना। अगला पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ एग्जॉस्टेशन, EXHAUSTATION, प्रिंसिपल ऑफ एग्जॉस्टेशन। एग्जॉस्टेशन का मतलब समाप्त होना, समाप्ति का सिद्धांत, समाप्ति का सिद्धांत। ये आदत समाप्ति का सिद्धांत नहीं है, ये संसाधन को समाप्त करना। हाँ जी, समाप्ति का सिद्धांत, समाप्ति का सिद्धांत, समाप्ति का सिद्धांत। आपने रात के 10 बजे 11 बजे दोस्तों ने समझाया, किसी ने समझाया यार ये बुरी आदत है सिगरेट छोड़ दो, तो आपने 10 बजे जो सिगरेट का पैकेट था उसे बाहर फेंक दिया, तो वो हुआ समाप्ति। यानी अब सुबह आपको लगेगा कि सिगरेट है नहीं, तो जो आप करते हो, देखते हैं ना पिक्चरों में कि सब दारू की बोतल ले जाके तोड़ दिया कि आज से खत्म, नहीं पीना है। तो जब है नहीं तो मन कहेगा भी, तब भी आपके पास है नहीं। तो उसी तरह से जिस संसाधन से यह आदत शुरू होती है, उस संसाधन को समाप्त करना, उस संसाधन को समाप्त करना, और फिर धीरे धीरे आपकी बैड हैबिट समाप्त हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पनिशमेंट, सेल्फ स्वयं को दंड देने का सिद्धांत, स्वयं को दंड देने का सिद्धांत, स्वयं को दंड देने का सिद्धांत। दोस्तों को आपने बोल दिया अगर आज के बाद आप लोगों ने देख लिया मुझे सिगरेट पीते हुए तो मैं आप लोगों को पार्टी दूंगा, तो इसलिए आप बच के फिर उनके से कम पियोगे तो दूर पियोगे यार, नहीं तो 500 रुपया जाएगा, एक पार्टी देना पड़ेगा कम से कम। तो वो है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पनिशमेंट, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एनालिसिस। स्वयं विवेचना, यानी स्वयं से सोचिए कि छोड़ने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या कमियां हैं। स्वयं एनालिसिस, स्वयं विवेचना का सिद्धांत, स्वयं विवेचना का सिद्धांत, स्वयं विवेचना का सिद्धांत। मिटा दें इसको। प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन, ऑटो सजेशन, स्वयं सुझाव का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन, स्वयं सुझाव का सिद्धांत। स्वयं सुझाव का सिद्धांत। एनालिसिस का मतलब होता है कि एक विवेचना किया कि यार इससे कमियां क्या हैं, अगर मैं कर दूंगा तो क्या फायदा होगा, और ये अपने से आप सुझाव देते हो यार ऐसा मत करो। अगर बहुत आपको रेसिस्ट करता है मन कि नहीं यार एक ही बार, चलो आज के बाद छोड़ दूंगा, कल तो कल क्यों, आज ही से छोड़ो, तो अपने को आप सुझाव देते हो। सेल्फ रिस्ट्रेंड इसे कह सकते हैं कि अपनों को रोकने की प्रवृत्ति जो है वो मतलब ऑटो सजेशन। प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडेंस, अवॉइडेंस दूरी बनाने का सिद्धांत, यानी दूर रहना, अवॉइड करना, दूर रहना, दूर रहना या अवहेलना करना भी इसे कह सकते हैं। दूर रहना, दूर रहने का सिद्धांत, यानी उस कंपनी को छोड़ दें, जो आपके 2-4 साथ में दोस्त हैं उस कंपनी को छोड़ दें कि अब इनके साथ मैं शाम को कम से कम 12 बजे 2 बजे या 6 बजे के बाद इनके साथ नहीं जाऊंगा, 6 बजे के बाद मैं कहीं और रहूंगा, 6 से 8 इनके साथ 2 घंटे नहीं रहना है। तो वो 2 घंटे का जो टाइम है वो अलग कर दीजिए आप, तो आदत जो है सुधर जाएगी। सेल्फ अवॉइडेंस,
इसे कहते हैं सेल्फ अवॉइडेंस। प्रिंसिपल ऑफ साइको एनालिसिस। प्रिंसिपल ऑफ साइको एनालिसिस, मनोविवेचना। साइको एनालिसिस, मनोविवेचना का सिद्धांत। मनोविवेचना का सिद्धांत, साइको एनालिसिस, मनोविवेचना। ये मनोविवेचना एक्चुअली ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का 3 माइंड, यानी जो हमारा पर्सनालिटी में मैंने आपको बताया था, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, तो उसमें पर्सनालिटी तो मैंने लोअर, मिडिल एंड हायर लेवल बताया था पर्सनालिटी का, तो तीनों जागरूक अवस्था होती है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारा मन जो होता है चेतन मन, अचेतन मन, और उसके बीच में एक होता है अर्धचेतन, यानी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। यानी जो कुछ भी आप चेतन मन से करते हैं वो तो कॉन्शियस है। अनकॉन्शियस यानी जो सोते में होता है, या जो कुछ भी आपके माइंड में बहुत सी चीजें स्टोर होती जो आपको पता नहीं रहता है। अर्धचेतन मन दोनों में लिंक है, यानी यहां आप जानते भी हैं कुछ चीजें और कुछ चीजें नहीं भी जानते हैं। तो ये अनकॉन्शियस माइंड हर चीज को यहां जो है अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर करता है। ये सबकॉन्शियस माइंड, हाँ प्लीज। बेहोशी तो होती, कोई बीमारी हो, कोई वो हो, जब आप सो जाते हैं तब भी तो अनकॉन्शियस माइंड होता है ना। आपका अनकॉन्शियस माइंड मतलब जो एक एक पैरा पावर आपके अंदर है, जो एक प्रकृति का पावर, वो हमेशा रहता है, जिसकी आपको एहसास नहीं रहती है। व्यक्ति में एक ऐसा पावर है कि जिसका हमें एहसास नहीं, उसे हम अनकॉन्शियस कहते हैं। अचेतन मन है ये, अचेतन अवस्था नहीं है, अचेतन मन है आपका। आप जगे हैं लेकिन आपका मन क्या सोच रहा है, क्या वहां स्टोर हो रहा है, कि आपके अंतर्मन में क्या फीलिंग आ रही है, वो आपको भी शायद पता ना हो। तो ये अचेतन मन हम उसे कहते हैं। और जो कुछ भी हमारे एक्शन रिएक्शंस होते हैं वो अचेतन मन में स्टोर होते रहते हैं, आपको पता नहीं रहता है। इसलिए वो इसी वजह से होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो उस समय ये एक्टिव होता है, ये तो हमेशा एक्टिव रहता है आपका। इसीलिए जब भी कोई आप काम करने जाते, कोई गलत काम, कोई भी आप देख लें, कोई भी आप गलत काम करने जाते हैं तो ये अचेतन मन ही आपको डायरेक्ट करता है कि नहीं यार ये गलत तुम कर रहे हो। अब कोई चोर चोरी करने जाता है तो उसका मन भी कहता है कि यार चोरी करना तो पाप है, चोरी करना गलत है। फिर वो अपने बिहेवियर से, अपने व्यवहार से, अपने चेतन मन फिर उसको समझाता है, कॉन्शियस माइंड को समझाता है, चोरी नहीं करूंगा तो मुझे कुछ आता नहीं है, पैसे कहां से मिलेंगे, बच्चों को क्या खिलाऊंगा, तो बच्चे भूखे रह जाएंगे, तो मैं अपने लिए थोड़ा ना कर रहा हूं, ये तो इनके लिए कर रहा हूं। हाँ, माइंड तो हमारा ये है, माइंड और मन का है। माइंड में जो कुछ स्टोर होता है, मतलब अगर साइंटिस्ट में देखें तो साइंटिफिकली जो कुछ हमारे मन में स्टोर्स होता है जिसे आप रिट्रीव कर सकते हैं, वो मन मतलब हमारा माइंड होता है। लेकिन स्पिरिचुअल का जब आप दें तो स्पिरिचुअल में जो आध्यात्मिक कहते हैं कि जो मन से ऊपर भी एक पैरा लैंग्वेज, यानी जो 7-8 जो बताते हैं ना, 8 जो आपको जागृत करना होता है, तो जो 8वां लेवल होता है स्पिरिचुअल में, वो माइंड से भी ऊपर होता है, वो माइंड से ऊपर होता है। जैसे कहते हैं ना कि कुछ जो योगी होते हैं, हठ योग करते हैं, वो अपने सांस को भी 1 घंटे 2 घंटे ब्रह्मांड में कर देते हैं और पड़े रहते हैं, फिर उसके बाद उसको रिट्रीव कर लेते हैं, यानी उनकी सांसें भी 1-2 घंटे रुक जाती हैं। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति की अगर सांस 2 मिनट भी रुक जाए तो फिर वो डेड है, मर गया। तो लेकिन वो मन है, वो मन है।
और माइंड जो है, माइंड में तो जो कुछ आप स्टोर करेंगे आपको पता रहेगा कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन जो मन होता है वो पैरा लैंग्वेज होता है हमारे, वो हमारा पैरा लैंग्वेज है। तो हम इस पे आते हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। जैसे यहाँ है, जो कुछ भी आप करते हैं वो सब कॉन्शियस माइंड के द्वारा अनकॉन्शियस माइंड में जाता है। अनकॉन्शियस, हाँ, अचेत मतलब आपको उसको समझ नहीं रहेगी उसकी। सेमी कॉन्शियस का मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच की कड़ी है। जैसे आप कुछ समझ रहे हैं, कुछ नहीं भी समझ रहे हैं। मैंने कहा था ना कि आप अगर एक तो पूरी तरह आप सो रहे हैं, एक तो आप डोजीनेस में हैं, यानी सो भी रहे हैं और जग भी रहे हैं, तो वो अनकॉन्शियस, तो पूरी तरह आप सो रहे हैं। सेमी कॉन्शियस का मतलब या ये सब कॉन्शियस का मतलब है कि आप अर्ध जागृत हैं, यानी उसमें कुछ आप अगर कोई कहेगा तो आप समझ जाएंगे किसी ने कुछ कहा, लेकिन क्या कहा वो नहीं आप समझ पाते हैं, क्या कहा वो नहीं समझ पाते हैं। अब मैं इस पे आता हूं, हैबिट्स पे। जैसे इसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब आप सुधार करते हैं तो कम से कम 21 दिन, 21 डेज, आपका ये सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, स्पेशली सब कॉन्शियस माइंड आपको ऑब्जर्व करता है। कोई भी काम आप नया करने जाते हैं कि मैं आज से 2 घंटे पढ़ूंगा, मैं आज से ये करूंगा, मैं आज से सिगरेट पीना छोड़ दूंगा, मैं आज से किसी को गाली नहीं दूंगा, मैं आज से कुछ नए शब्दों को याद करूंगा, मैं अपना स्पीकिंग जो भी है। एक एग्जाम्पल दूं, जैसे किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, अब पीडब्ल्यूडी ऑफिस है मान लीजिए, पीडब्ल्यू ऑफिस में कोई कार्य करता है। अब तो जानते हैं कि पीडब्ल्यू ऑफिस में बिना पैसे लिए वो कार्य नहीं करता है। अब 10 साल से वो काम कर रहा है, 10 साल से उसका वही नेचर है। तो उसने एक दिन देखा कहीं टीवी में या कहीं पेपर में कहीं, या उम्र के साथ फिर उसे लगा यार मैं 10-20 साल से नौकरी कर रहा हूँ, बिना पैसे के कोई काम ही नहीं करता हूँ, हर काम में मैं बेईमानी करता हूँ, तो क्यों ना अब थोड़ा ईमानदार बन जाऊं, और ठीक है सब कुछ हो गया, परिवार सही चल रहा है, तो अब ईमानदार बन जाऊं। तो अगले दिन पैसे नहीं लेता है और काम कर देता है, और शाम को जब आता है तो स्वयं से कहता है अब मैं ईमानदार हो गया। तो उसका माइंड, अब सब कॉन्शियस माइंड जो 10 साल से उसमें स्टोर्ड है कि बिना पैसे के तुम काम नहीं लेते हो, वो मानता नहीं है। वो उसको कहता है चुप रहो, एक दिन पैसे नहीं लिए तो क्या होता है, तुम तो 10 साल से बेईमानी रहे हो। उसका माइंड उसको कहता है कि तुम 10 साल से बेईमान रहे हो। तो जब वो 21 दिन ये करता है, 21 डेज, 21 डेज यानी करता है, यानी कॉन्शियसली वो करता है, सब कॉन्शियस माइंड में जाता है। सब कॉन्शियस जो है अनकॉन्शियस माइंड को भी सिग्नल्स देता है कि नहीं अब 21 दिन से इसने कोई जो है गलत काम नहीं किया है, कोई बेईमानी नहीं किया है। तो फिर धीरे वो अच्छा हाँ अब लगता है कि तुम ईमानदार हो गए हो। तो इस 20 डेज को वैज्ञानिकों ने जो एक नाम दिया है कि इसको साइको एनालिसिस, मनोवैज्ञानिक विवेचना, यानी जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं कि 5 बजे आप उठते हैं तो कम से कम 21 दिन आप उठिए, तब आपका माइंड कहेगा हाँ अब आप 5 बजे उठते हो, और फिर वो हैबिट बन जाती है, वो फिर हैबिट बन जाती है। हाँ प्लीज। कोई भी अवस्था में सब कुछ सुनते रहना, तो वही अवस्था में अब डीप स्लीप में है तो कुछ सुनेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तब तो वो तो डोजीनेस है ना, डीप स्लीप नहीं है, वो तो डोजीनेस है। दूसरी अवस्था मैंने बताया है ना, डोजीनेस, कि आप सोए हैं फिर भी कुछ जगह है, अगर कोई बोल दिया तो आप सुन लिए, लेकिन क्लियरली आप समझ भी नहीं सकते हैं। हाँ पूर्ण रूप से, वो तो डोजीनेस, वो तो मैंने बताया था ना। चलिए वो आपका एक नेचुरल होगा, बट अगर आप गहरी निद्रा में है तो नहीं बता सकते हैं। हाँ इसका मतलब आप गहरी निद्रा में जाते नहीं होंगे, बिल्कुल, लेकिन वो गलत है, ये तो आपके उसके लिए ठीक नहीं है। गहरी निद्रा भी जरूरी है, भले वो 2 घंटे या 3 घंटे की हो, लेकिन गहरी निद्रा। अच्छा फिर आप सपने नहीं देखते हैं?
हाँ, अगर गहरी निद्रा नहीं, क्योंकि सपने जब भी होंगे तो गहरी निद्रा में होते हैं। सपने जब भी होंगे, जरूरी नहीं कि हमेशा हों, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कभी सपने ही नहीं देखता हो। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं फिर तो आप साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ भाई कि आपको गहरी नींद क्यों नहीं आती है। क्योंकि गहरी नींद भी होना जरूरी है, उसमें पूरा माइंड क्या है हमारा ना, एक एक्टिव डायनेमिक प्रोसेस है, डायनेमिक है। आपकी सोच कभी नहीं बंद होती है। आप यहां बैठे हैं लेकिन आप कहां सोच रहे होंगे, कहां पर होंगे, दिमाग आपका चल रहा होगा। जब हाँ, इसलिए वो बन गया होगा। अब आप उसको धीरे धीरे ये साइको एनालिसिस करिए, तभी आप एक मनोविज्ञान किसी साइकोलॉजिस्ट से कनेक्ट करिए, वो आपको बताएगा कुछ एक्सरसाइज कि कैसे गहरी सांस लेंगे, कैसे जाएंगे, सो जाओ सो जाओ, वो जो करते हैं पिक्चरों में आप देखते हैं, अब तुम इधर को सोचो, तुम वो करो, तो उससे हो जाएगा। चलिए अब इधर हम आते हैं, आगे चलते हैं। इसी में प्रिंसिपल ऑफ, एक आध पॉइंट आउट है, प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मिंग न्यू हैबिट। किसका? अच्छा, वो ठीक है, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ साइको एनालिसिस, मतलब लिखा था यहाँ मनोवैज्ञानिक विवेचना, मनोवैज्ञानिक विवेचना का सिद्धांत। उसके नीचे क्या लिखा है? अच्छा, कॉन्शियस, चेतन, अर्ध चेतन और अचेतन। कॉन्शियस का मतलब चेतन, सब कॉन्शियस का मतलब अर्ध चेतन, अनकॉन्शियस का मतलब अचेतन मन। अचेतन मन, मैंने आपको बुक बताया था ना, ये यू कैन विन, शिव खेरा की, उसमें बड़ा डिटेल्स में ये 21 डेज ऑटो सजेशन या साइको एनालिसिस भी उसमें लिखा है। 21 डेज ऑटो सजेशन और साइको एनालिसिस, कभी मौका मिले तो आप उसको जरूर पढ़ें, तो बड़ा क्लियर उसने एक्सप्लेन किया है उसमें। मैं तो जस्ट उसी किताब से कुछ आपको पॉइंट्स बता दिया। प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मिंग न्यू हैबिट, यानी नई आदत का, नई आदत को बनाने का सिद्धांत, नई आदत को बनाने का सिद्धांत, यानी पुरानी आदत छोड़ के कोई अच्छी नई आदत आप बनाएं। बट ऐसा नहीं कि कोई जो इस समय नई आदत बना रहे हैं वो भी कोई खराब ही आदत हो। जैसे एक मेरे दोस्त थे, 2-4 साल बाद में उनसे मिला तो देखा वो बीड़ी पी रहे थे। मैंने बोला क्या हुआ भाई? अरे बोले सर, लोग बोलते हैं सिगरेट से बहुत नुकसान होता, तो मैंने सिगरेट छोड़ के बीड़ी पीना शुरू कर दी। एक नई आदत बना लिया। तो वो आदत ठीक नहीं है, वो आदत ठीक नहीं है कि नई आदत जो इसको छोड़ के ये करना शुरू कर दिया, तो वैसी आदत ठीक नहीं। चले, ये तो प्रिंसिपल हो गए इसके। हाउ टू इंप्रूव द बैड हैबिट। अब यहां सुधार है, क्योंकि आदत तो होती ही है, लेकिन इसमें सुधार आप कैसे करेंगे ये जरूरी है। एज ए ह्यूमन, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, एज ए ह्यूमन बीइंग हम अपने बुरी आदतों में सुधार कैसे कर सकते हैं, बुरी आदतों में सुधार कैसे कर सकते हैं, उस पर हम कुछ डिस्कस करेंगे। स्ट्रॉन्ग पब्लिक कमिटमेंट टू चेंज द हैबिट। Strong public commitment to change the habit. Strong public commitment to change the habit. यानी सार्वजनिक रूप से
आदत बदलने के लिए, सार्वजनिक रूप से आदत बदलने के लिए दृढ़ संकल्प लेना, सार्वजनिक रूप से आदत बदलने के लिए दृढ़ संकल्प लेना, सार्वजनिक रूप से आदत बदलने के लिए दृढ़ संकल्प लेना। यानी वो भीष्म प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा। अपने कम से कम दोस्तों 5 6 7 जो आपके मेन दोस्त हैं उनसे कहिए कि अगर मैं ये करूंगा तो इतना दंड दूंगा। पब्लिक अनाउंसमेंट करिए कि मैं ये कर रहा हूं, तो फिर आप उसको नहीं करेंगे। कॉन्शियस, अगला पॉइंट, कॉन्शियस वॉच ऑन सिचुएशन, conscious watch on situation and circumstances to change, continuous watch on situation in है, continuous watch on situation and circumstances to change, 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 sorry, CHANGE, change, continuous, conscious, CONS, conscious watch, continuous नहीं, conscious watch है। conscious watch अगर करेंगे तो कंटिन्यूस ही हो जाता है एक तरह से, मतलब आप चेतन अवस्था में माइंड से होता है। बदलाव की परिस्थिति और प्रक्रिया पर, बदलाव की परिस्थिति और प्रक्रिया पर बदलाव के परिस्थिति और प्रक्रिया, सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, बदलाव की परिस्थिति और प्रक्रिया पर मन से निगरानी करना, कॉन्शियस वॉच, मन से निगरानी करना। यानी अंतर्मन से आप सोचिए कि नहीं ये चेंज हो रहा है तो ठीक है, अब ऐसे ही चलने दीजिए, तो मन से निगरानी करना, मन से निगरानी करना, मन से निगरानी करना। अगला पॉइंट आप लिख, मिटा दें इसको। अगला पॉइंट जो भी है, रिकॉर्ड्स द फीलिंग, record the feeling associated with change, record the feeling associated with change, record the feeling associated with change। परिवर्तन के समय होने वाली अनुभूति पर ध्यान देना। रिकॉर्ड का मतलब होता है लिखना, लेकिन ध्यान दें आप तब भी है। रिकॉर्ड्स द फीलिंग एसोसिएटेड विथ चेंज, परिवर्तन के समय होने वाले अनुभूति पर ध्यान देना। जो पीते हैं या जो सिगरेट पीते हैं, चलो वही एग्जाम्पल बार बार आ रहा है, जनरल होता है, तो एक दिन 2 दिन छोड़ेंगे तो उसके अंदर से कैसी फीलिंग आ रही है उस पर वो ध्यान रखें कि कहीं उनका स्वास्थ्य तो नहीं खराब हो रहा है, तो कोई मेंटल या फिजिकल चेंजेस क्या आ रहे हैं बॉडी में, उसका ध्यान रखें। ये कहने का मतलब है कि उसका आप ध्यान रखें कि क्या सीरियस चेंज न बॉडी में आए। हाँ, कोई गलत चीज तो नहीं हो रही है। आगे आप कर ले। इफेक्टिव restraint to repeat, effective restraint to repeat, effective
रिस्ट्रेन टू रिपीट। रिस्ट्रेन का मतलब रोकना, यानी पुनरावृत्ति को प्रभावी तरह से रोकना, पुनरावृत्ति को प्रभावी तरह से रोकना। पुनरावृत्ति को प्रभावी तरह से रोकना, क्योंकि हैबिट क्या होती है, किसी चीज को आप बार बार करते हैं, उसी समय आपको लगेगा कि नहीं मुझे अब सिगरेट पीना है तो जाना है, तो एक तरह की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटिशन होता है, उसे आप रोकिए, उसे आप रोकिए। इफेक्टिव रिस्ट्रेन टू रिपीट। थिंक ऑफ some alternative, think of some alternative, मतलब कोई अतिरिक्त व्यवस्था यदि हो तो सोचिए। अतिरिक्त व्यवस्था, कोई अच्छी व्यवस्था है, अतिरिक्त व्यवस्था, अतिरिक्त व्यवस्था यदि कोई हो तो सोचें। थिंक ऑफ अल्टरनेटिव, थिंक ऑफ सम अल्टरनेटिव, यानी अतिरिक्त व्यवस्था यदि कोई हो सोचें। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच 21 days कंडीशनिंग। वेट एंड वॉच 21 days कंडीशनिंग, वही मैं बताया ना, उसे 21 days कंडीशनिंग भी बोलते हैं। कंडीशनिंग का मतलब अनुकूलन, अनुकूलन। कंडीशनिंग, वेट एंड वॉच 21 days कंडीशनिंग। यानी 21 दिन के अनुकूलन अवस्था, 21 दिन के अनुकूलन अवस्था की निगरानी व इंतजार, की निगरानी व इंतजार, यानी 21 दिन तक वैसा आप करें, फिर देखें आपका कैसा हो रहा है। 21 दिन तक निगरानी अवस्था की इंतजार, 21 दिन तक निगरानी अवस्था का इंतजार। हाँ जी, हाँ सॉरी, 21 दिन की अनुकूलन अवस्था की निगरानी तथा इंतजार, 21 दिन की अनुकूलन अवस्था की निगरानी तथा इंतजार, निगरानी तथा इंतजार। सप्रेस, SUPPRE, suppress, suppress the tension arising from change, सप्रेस यानी दबाना, सप्रेस SUPPRE, सप्रेस द टेंशन अराइजिंग फ्रॉम चेंज, परिवर्तन से होने वाले तनाव, परिवर्तन से होने वाले तनाव को दबाना, परिवर्तन से होने वाले तनाव को दबाना। तो जिनको आदत हो जाती है, देखिए उसी समय उस काम को करने के लिए वो ऑटोमेटिक को मन आपको कह देगा चलो यार वहां चलना है बैठना है। तो जब आप 1 दिन 2 दिन नहीं बैठते हैं तो आपके अंदर एक टेंशन होता है, फिर आप शांत रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, वही उसी के बारे में सोचते रहेंगे।
तो इस तरह का टेंशन तो ऑटोमेटिक आना है, वो 21-22 दिन तक जो कंडीशनिंग का है। तो उस टेंशन को झेलना, उस टेंशन को दबाने की कोशिश करना, कुछ दूसरा करना, कुछ दूसरी चीजें करने की कोशिश करना, वो जरूरी होता है उसमें। थिंक ऑफ, उस समय आपको क्या करना चाहिए? थिंक ऑफ डूइंग इंस्टेड ऑफ नॉट डूइंग। क्या ये बोल रहे हैं? हैं? क्या कर रहे हैं? अच्छा, स्वच्छता ही सेवा है। अच्छा, स्वच्छता का वो कर रहे हैं, तो ये तो रोड पे करना चाहिए, यहाँ कौन सुन रहा है? थिंक ऑफ डूइंग इंस्टेड ऑफ नॉट डूइंग। मैथिली शरण जी गुप्त जी की एक कविता है, बहुत अच्छी कविता है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, वेरी गुड, जग में रहकर कुछ काम करो। और आगे, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। जगदीश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो। तो ठीक है ना, ये पूरी और है, ये मैंने 4 लाइन बताया आपको, और आगे भी है। तो इस तरह की कविताएं आपको देखिए, ये मोटिवेशनल हैं, ये आपको आपके उत्साह को बढ़ाती हैं। तो इसका कहने का मतलब यही है कि थिंक ऑफ डूइंग, यानी किसी कार्य को कैसे करना है। अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो उसका समाधान क्या होगा, समस्या का समाधान सोचिए, पलायन नहीं। किसी कार्य को कैसे करना है यह सोचना, न कि कैसे नहीं करना है। किसी कार्य को कैसे करना है यह सोचना, न कि कैसे नहीं करना है। तो किसी कार्य को कैसे करना है, किसी कार्य को कैसे करना है यह सोचना, न कि कैसे नहीं करना है। ये व्यक्ति की सोच होती है, पॉजिटिव होता है, रिएक्शंस होते हैं हमारे। हम भले न उसको एक्सप्रेस करें, लेकिन अंतर्मन कहता है क्यों करना यार, छोड़ो, रहने दो। तो वो नहीं होना चाहिए, वो उसको आप अवॉइड करें हमेशा। लेट अस डू इट, आई कैन डू इट, वो है ना, आई कैन और कांट, कहते हैं ना, कैन एंड कांट। स्ट्राइक दिस टी, स्ट्राइक द टी फ्रॉम योर लाइफ। अपने जीवन में इस टी को मत रखिए, कांट, कैन को रखिए। आई कैन, ये कर सकता हूं मैं। अगर कोई कार्य है, डिफिकल्ट है, हो सकता है आप नहीं कर पाए, वो अलग बात है, लेकिन शुरू ही नहीं करें, आप वही कह दें कि अरे मेरे बस का नहीं यार, मैं इसको शुरू ही नहीं करूंगा। लेट अस डू इट। जब आप करना शुरू करेंगे तो समस्याएं तो आएंगी, उसका समाधान भी आएगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आई कांट बट वी कैन। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप इसको छोड़ दें। चलिए, इसीलिए हैबिट में भी वही है कि कुछ नया करने की आप सोचते रहिए। इंट्रोस्पेक्शन, अगला पॉइंट आप लिखें, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन फॉर बेटरमेंट, इंट्रोस्पेक्शन फॉर बेटरमेंट, इसे हम कहते हैं आत्मनिरीक्षण या स्वयं का अवलोकन। इंट्रोस्पेक्शन और आत्मनिरीक्षण, स्वयं का अवलोकन, और बेटरमेंट यानी अच्छा जो हो, अच्छाई के लिए। स्वयं के लिए क्या अच्छा है, स्वयं के लिए क्या अच्छा है उसका आत्मनिरीक्षण। स्वयं के लिए क्या अच्छा है उसका आत्मनिरीक्षण। स्वयं के लिए क्या अच्छा है उसका आत्मनिरीक्षण, कि मेरी इस आदत से, ये कमियां से परिवार में क्या कलह होती है, समाज में क्या मेरी इज्जत रह जाती है। तो उन सबको देखते हुए एक आत्मनिरीक्षण आप करें कि मेरे लिए क्या अच्छा है, वो आप करें, उसकी आप कोशिश करें।
टाइम लॉग, टाइम लॉग टू चेंज द हैबिट, टाइम लॉग टू चेंज द हैबिट, या इसमें आप आगे लिख लें वीकली, सॉरी वीकली टाइम लॉग, वीकली टाइम लॉग टू चेंज द हैबिट। टाइम लॉग तो फिर अनसर्टेन हो जाएगा। वीकली टाइम लॉग टू चेंज द हैबिट, यानी आदत बदलने के लिए सप्ताह की समय सारणी बनाना, आदत बदलने के लिए एक सप्ताह की समय सारणी बनाना कि क्या क्या करना है आपको, उस समय क्या करना है जहां मेन पॉइंट होता है, आप सुबह उठते नहीं हैं या शाम को कहीं चले जाते हैं, जो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वीकली टाइम लॉग टू चेंज द हैबिट, एक सप्ताह आदत बदलने के लिए, आदत बदलने के लिए एक सप्ताह की समय सारणी बनाना, आदत बदलने के लिए एक सप्ताह की समय सारणी बनाना। कीप ए वॉच, कीप ए वॉच ऑन चेंजिंग हैबिट, keep a watch on changing habit, keep a watch on changing habit, keep a watch, sorry हाँ छूट गया, keep a watch, keep a watch on changing habit, बदलती आदत पर निगाह रखना। बदलती आदत यानी एक आदत छोड़ के आप कहीं दूसरी गलत आदत न पकड़ लें, वो भी हो जाता है कि एक दोस्त से छोड़ने के लिए दूसरे दोस्त को आपने पकड़ा, पता चला वो भी वैसा है, तो ऐसा ना हो। एक कीप ए वॉच ऑन चेंजिंग हैबिट, बदलती आदत पे निगरानी रखना, बदलती आदत पर निगरानी रखना। लिसन टू एडवाइस ऑफ फ्रेंड एंड फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिली, लिसन टू द एडवाइस ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये बहुत जरूरी है, आजकल इसी की कमी है। लिसन टू द एडवाइस ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, मित्र और परिवारजनों, मित्र व परिवारजनों के सुझाव को सुनना, कम से कम सुने वो क्या कह रहे हैं, मानना या ना मानना वो अलग बात है। मित्र व परिवारजनों के सुझाव को सुनना, मित्र व परिवारजनों के सुझाव को सुनना। चलिए लास्ट पॉइंट, बहुत है पॉइंट इसमें, बट अब इसको खत्म करते हैं, हैबिट बहुत हो गया। तो लास्ट पॉइंट, सो कंसिस्टेंसी सॉरी कंसिस्टेंसी नहीं, परसिस्टेंसी। सो परसिस्टेंसी एंड अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, एंड अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। परसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता, कंसिस्टेंसी गलत नहीं है इसमें, बट दो हो इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने उसको काट दिया। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है समभाव, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब टाल मटोल, टालना, किसी कार्य को टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन टालना। सो कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता दर्शाइए,
निरंतरता दर्शाना तथा टालने के भाव को समाप्त करना, यानी कार्य को टाल देना, टालने के भाव को समाप्त करना। निरंतरता दर्शाना, टालने के भाव को समाप्त करना। काम शुरू कर दीजिए, कल करूंगा, परसों करूंगा, नहीं करूंगा, कब करूंगा, तो टालने का जो भाव होता है उसको खत्म करें, नहीं तो फिर वो जिंदगी भर नहीं हो पाता है, वो कल कभी नहीं आता है और हम उसे कर नहीं सकते। चलिए, अहो, टालने के भाव को समाप्त करना और निरंतरता दिखाना। हाँ प्लीज। नहीं, उसे फॉलो करने के लिए तो फिर एक को सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन। वही मैंने कहा, अगर 5 बजे उठना है तो अपना मोबाइल थोड़ा दूर रखिए, कि जब मोबाइल बजता रहे तो, और उसमें ऐसा लगाइए कि एक बार मान लो उठ के आपने बंद करके फिर सो गए तो फिर 1 मिनट के बाद फिर वो बजे, हाँ बजता रहे, और फिर आपने बंद कर दिया तो फिर बजता रहे। इसका मतलब 2 बार 3 बार जब आप उठ जाओगे तो बोलोगे यार अब क्या सोना, अब तो उठ ही जाता हूँ। हाँ, फिर से उसको नहीं, एक बार अगर आप तबीयत खराब हो गई, कुछ अननेचुरल चीजें हो गई, वो अलग बात है, लेकिन हाँ उसके बाद फिर शुरू करने में उतना तो नहीं, खैर, लेकिन थोड़ी मेहनत तो करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, तो थोड़ी मेहनत तो जरूरी है, और वही तो सेल्फ डिसिप्लिन है। स्व अनुशासन सबसे जरूरी होता है। दूसरा इंपोज न करे, आपके अंदर से अनुशासन आए, तो वो फिर आपकी इच्छा को जगाता है, मोटिव को जगाता है, मोटिवेशन को जगाता है कि मैं कुछ करूं, क्या करूं, फिर वो तो डायरेक्शन अलग अलग है। मिटा दें? चलिए, इसके बाद हम आते हैं मेमोरी पे। ठीक है, अब जो भी उसमें होगा, बट आज इसको जस्ट खत्म करते हैं, बस 1-1, 2-2 लाइन, ज्यादा नहीं इसमें। मेमोरी का मतलब होता है याद कर लेना, द प्रोसेस ऑफ, एक बस डिफिनेशन लिखा दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ recording and recalling the previous information. इसे मेमोरी भी कह सकते हैं या रिमेंबरिंग भी कह सकते हैं। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिकॉलिंग, तो अगर रिकॉर्ड हो गया तो ज्ञान हो गया कि आपने ज्ञान प्राप्त। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिकॉलिंग द प्रीवियस इंफॉर्मेशन। मेमोरी है, हाँ मेमोरी तो क्रिया है, मेमोराइजिंग भी कर सकते हैं, तो मेमोरी का पार्ट है वो मेमोराइजिंग। तो किस पूर्व सूचना को, हो गया, पूर्व सूचना को मस्तिष्क में बनाए रखना, पूर्व सूचना को मस्तिष्क में बनाए रखना तथा उसे आवश्यकता पड़ने पर पुनः कह देना, याद करना या संग्रहण की विशेषता कहते हैं। मेमोरी जो संग्रह करता है, संग्रहण की विशेषता, याद करना यानी संग्रहण, पुनः उसी रूप में कह देना, किसी भी पूर्व सूचना को मस्तिष्क में बनाए रखना तथा उसे उसी रूप में आवश्यकता पड़ने पर कह देना, याद करना या संग्रहण कहते हैं, मेमोरी संग्रहण कहते हैं। तो किसी चीज को आप कैसे याद करते हैं, इसमें अब कैसे किसी चीज की रिमेंबर करने के लिए क्या तरीके होते हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, हाउ टू रिमेंबर,
हाउ टू रिमेंबर, या किस तरह से आप याद कर सकते हैं। रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ एक्टिविटीज, उस क्रिया को बार बार दोहराना। रिपीटिशन ऑफ एक्टिविटीज, रिपीटिशन ऑफ एक्टिविटीज, उस क्रिया को बार बार दोहराना या क्रिया को बार बार दोहराना, उससे वो याद हो जाती है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय सहभागिता। एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय सहभागिता, सक्रिय सहभागिता। पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट। सकारात्मक परिवेश, सकारात्मक परिवेश। एक अच्छा परिवेश सीखने का है तो जो भी आप सीखेंगे वो ज्यादा समय तक याद आता है। आगे, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एक्टिविटीज, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एक्टिविटीज, कार्य का प्रदर्शन। उसी कार्य का प्रदर्शन करेंगे तो वो आपको याद रहेगा। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एक्टिविटीज, कार्य का प्रदर्शन। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एक्टिविटीज, कार्य का प्रदर्शन। आगे, एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज, एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज, यानी उस कार्य का उपयोग, कार्य का उपयोग, जो भी कार्य उसका उपयोग कहीं आप करें, बार बार जब उपयोग करेंगे उसका तो उससे संबंधित जो भी ज्ञान और है प्राप्त किया वो आपको याद रहेगा। सेंसेशन, सॉरी, अवेयरनेस ऑफ सेंसेशन, अवेयरनेस टू सेंसेशन। संवेदना के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस टू सेंसेशन, अवेयरनेस टू सेंसेशन। संवेदना के प्रति जागरूकता, संवेदना के प्रति जागरूकता। और लास्ट लिख ले, इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज। ये तो खैर जब इंटरेस्ट रहेगा और भी बहुत हो सकता है। इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, जिस कार्य में हमें रुचि होती है उसको हम अच्छी तरह याद कर लेते हैं, अच्छी तरह करते हैं। इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज यानी उस कार्य में रुचि, कार्य में रुचि। इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, कार्य में अगर रुचि है आपको तो उसे बार बार आप करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, उसका उपयोग करेंगे तो उसके तथ्य और सीक्वेंस अपने आप याद हो जाएंगे। कार्य में रुचि हो गया। चलिए इसके आगे टेम्पर, टेम्पर, टेंडेंसी टू, हाँ टेम्पर, ये हेडिंग है। टेंडेंसी
टू, हाँ जी, कोई बात नहीं, टैलेंट तो मैंने बताया था, बस टेम्पर आप कर लें, फिर आते हैं। टेम्पर मतलब एक अवस्था, आवेश को, आवेश की अवस्था को टेम्पर कहते हैं। एंड्योरेंस टू एक्सप्रेस, टेंडेंसी टू एक्सप्रेस, टेंडेंसी टू एक्सप्रेस दी, tendency to express the self reaction, tendency to express the self reaction is temper। शुद्ध शाब्दिक, शाब्दिक अर्थ टेम्पर का क्या होगा? मतलब एक हमारे, कुछ लोग देखते हैं किसी चीज को अगर ने कहा तो तुरंत वो रिएक्शन कर देंगे, कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत शांत रहते हैं। यानी एक टेम्पर व्यक्ति का स्वभाव से संबंधित होता है। एग्जैक्ट इसकी हिंदी मैं बता दूंगा आपको। तो ये व्यक्ति के स्वभाव से संबंधित होता है, एक नेचुरल प्रक्रिया है जो सबके अंदर होती है। कुछ कहा जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया आप तुरंत दे देते हैं, और जो प्रतिक्रिया देते हैं तो कैसे देते हैं, मतलब एक शांत स्वभाव में, शांत तरीके से, या उग्र स्वभाव में, या कमेंटिंग वे में, क्रिटिसाइजिंग वे में, या टांटिंग वे में देते हैं। तो होता है कोई अगर कुछ बोल दिया, बोला अच्छा मैं, तुम ऐसे बोले, मैं तुमको देख लेता हूँ, तो ये भी एक टेम्पर ही है। या अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, क्या फर्क पड़ता है, तो ये भी एक तरीका होता है। टेम्पर तो एक नेचुरल होता ही है, जैसे ना टेम्पर इज कनेक्टेड विद द इंस्टिंक्ट, आपकी ये मनोप्रवृत्ति से जुड़ा होता है, लेकिन इसमें सुधार किया जा सकता है। जो आपका नैसर्गिक टेम्पर है वो तो नहीं बदल सकते, जैसे प्रवृत्ति को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उसमें सुधार कर सकते हैं। कोई बहुत ही गुस्सा वाला व्यक्ति है तो उससे समझाओ कि थोड़ा शांत रहो यार, ऐसे मत बोला करो, या जब गुस्सा हो तभी कहो यार थोड़ा शांति रखो, तो देखिए वो थोड़ा 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 धीरे धीरे, हाँ तो टेम्पर है, तो यह टेंडेंसी टू एक्सप्रेस द रिएक्शन, सेल्फ रिएक्शन, यानी स्वयं की प्रतिक्रिया को, स्वयं की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति, स्वयं की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति टेम्पर है। इसको इंग्लिश में ही लिख लें टेम्पर, एग्जैक्ट इसका हिंदी मीनिंग स्वयं की प्रतिक्रिया, स्वयं की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति, स्वयं की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति। कोई नहीं मानेगा, वो तो ह्यूमन नेचर है कि मैं गलत हूं, मैंने क्या कह सकते हैं, वो मानता नहीं है। वो तो उसका देखिए, जो वो उसका वो एंग्री नेचर ही उसका हुआ, ये भी एक टेम्पर का पार्ट है, ये भी एक टेम्पर का ही पार्ट है कि जो हम कहते हैं वो नहीं मानते। उसको अडामेंट आप कह सकते हैं, हठी जिसे कहते हैं, हठी एक होते हैं, अडामेंट जो एक होते हैं। मैंने आपको 15 या 16 जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाए हैं उसमें आप देखें, उसमें भी ये है कि कुछ लोग बहुत हठी होते हैं, एडामेंट होते हैं कि जो कह दिया वो कह दिया। तो उसमें दो चीजें होती हैं, अब आपने बोल दिया तो उसमें दूसरी तरफ जाएगा, ये हो गया, इसको लिख लिए। तो जैसे हम कहते हैं अग्रेसिवनेस एंड असर्टिवनेस, नहीं, ये इसी का पार्ट है जैसे उन्होंने कहा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि हठी हैं एंड असर्टिवनेस। यानी जो अपनी बात जैसा आपने कहा वो एग्रेसिव नेचर उनको कहते हैं। ये टेम्पर का एक तरह से अग्रेसिव स्वभाव है, ये बहुत ही उग्र स्वभाव जिसे आप कहें। उग्र स्वभाव के लोगों को क्या होता है, जो कह दिया वो सही है, आप लॉजिक देंगे कि नहीं यार ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए था आपको, ये गलत हुआ, वो उसको मानेंगे नहीं। वो अपने प्रभाव का, अपने अधिकार का, अपनी शक्ति का, अपने बल का प्रयोग करेंगे कि जो मैंने कह दिया कह दिया। तो इसे हम कहते हैं अग्रेसिवनेस, अग्रेसिवनेस, उग्र स्वभाव।
उसी का दूसरा पार्ट है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस को कहते हैं स्पष्ट स्वभाव, असर्टिवनेस, स्पष्ट और उग्र। ये का मतलब अगर इसने कुछ कहा, कोई तथ्य, कोई फैक्ट कुछ कहा और आपने कहा नहीं ये गलत है, और आपने कुछ लॉजिक दिया कि भाई देखो ऐसे 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 इन कारणों से ये गलत है, तो उसको मान जाएंगे। ये जो है लॉजिक भी नहीं सुनना चाहेंगे, आपको कुछ सुनना ही नहीं चाहेंगे। वो तो जो मैं बोल दिया तुम मान लो, उसको वही सही है, उसको मान लो, चाहे उसके लिए झगड़ा करना पड़े, चाहे उसके लिए लड़ाई करना पड़े, जो मैंने कह दिया। उसे हम कहते हैं अग्रेसिवनेस। अच्छा, ये दोनों पार्ट जो हैं, ये दोनों पार्ट टेम्पर से ही कनेक्टेड होते हैं। व्यक्ति का एक व्यक्तिगत स्वभाव होता है, तो उसका जो नेचर एंड कैरेक्टर्स, देखिए सब ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एक दूसरे से जुड़े ही हैं एक तरह से, थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस होता है। इंटेलिजेंट आगे वाले में आएगा। आपने इंटेलिजेंट की बात किया इसलिए मैंने क्या नहीं किया, चौथे या पांचवें चैप्टर में इंटेलिजेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंट, आईक्यू। तो जब हम आईक्यू डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंट का पूरा डिस्कशन हो जाएगा। और इंटेलिजेंट एक जो होती है, कहें गॉड गिफ्टेड क्षमता होती है, एक आप व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता होती है। जैसे व्यक्ति का आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा हो। किसी व्यक्ति का आईक्यू बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पढ़ने में भी अच्छा हो। तो उसे स्कॉलस्टिक पोटेंशियल और इंटेलिजेंट पोटेंशियल दोनों में अंतर होता है। वहाँ हम उसको डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ इसको वो किया। चले, और कुछ रह गया है? नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर है, बता ही दिया, आगे भी बहुत बार आएगा। पर्सनालिटी मैंने पीछे बताया है, पर्सनालिटी के सम ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल इज पर्सनालिटी, पीछे मैंने लिखाया था। पर्सनालिटी 3 तरह की जो है, तो पर्सनालिटी भी आगे आता रहेगा। और फॉरगेटिंग, भूल जाना, हाँ ये सही है। चलिए, इसी रिमेंबरिंग आ गया तो फॉरगेटिंग भी आना चाहिए। फॉरगेटिंग, हाँ, फॉरगेटिंग, भूलना। इरेजिंग, erasing the information, erasing the information, erasing the information partially, erasing the information partially or completely from mind is forgetting. Erasing the information partially or completely from mind is forgetting. Erasing the information partially या completely from mind is forgetting, is forgetting. तो किसी सूचना का आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, किसी सूचना का आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से मस्तिष्क से गायब हो जाना, किसी सूचना का आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से मस्तिष्क से गायब हो जाना भूलना कहलाता है। मस्तिष्क से गायब हो जाना भूलना कहलाता है। या इसे दूसरे शब्दों में एक डिफिनीशन इसकी और लिख सकते हैं, इनेबिलिटी, गायब हो जाना भूलना कहलाता है। इनेबिलिटी टू रिट्रीव, inability to retrieve the learned information
inability to retrieve the learned information is forgetting. Inability to retrieve the learned information is forgetting. Inability to retrieve the learned information is forgetting. तो सीखी गई सूचना को पुनः याद करने में असमर्थता। सीखी गई सूचना को पुनः याद करने में असमर्थता को भूलना कहते हैं। पुनः याद करने में असमर्थता को भूलना कहते हैं। सीखी गई सूचना को पुनः याद करने में असमर्थता को भूलना कहते हैं। वो भी फॉरगेटिंग है। वो भी तो एक सूचना है, एक सामान भी आपकी सूचना ही हुई ना। आप ले जा रहे हैं कुछ, तो एक माइंड में स्टोर रहेगा। मैं साथ में कभी कभी होता है, आप मोबाइल कहीं रख के भूल जाते हैं, तो वो भी एक भूलना ही होता है। हाँ कुछ भी हो सकता है, वो भूलना ही है। मेमोरी से जो आपके चला गया, उतर से बस में आप कहीं ऊपर कुछ रखे हैं, वो उतर के चले गए, बस में रह गया, तो भूलना है। तो भूलना तो होता ही है। और अगर किसी सूचना को आप एक हफ्ते तक आपने आज याद कर लिया है और एक हफ्ते तक उसको रिपीट नहीं करते हैं, उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 75% भूल जाते हैं। अगर एक हफ्ते तक यानी 7 दिन तक किसी सूचना को याद करने के बाद आप उसको पुनः उपयोग नहीं करते हैं, पुनः रिपीट नहीं करते हैं, पुनः डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते हैं, तो फिर वो सूचना का 75% पार्ट आपके माइंड से निकल जाता है। यानी 75% आप रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए रिपीटिशन जरूरी है, और जरूरी भी है। नहीं तो माइंड में इतनी सूचनाएं डेली, आप जन्म से लेके देखिए डेली मृत्यु तक कितनी सूचनाएं हम सुनते हैं, करते हैं। अगर सब कुछ माइंड में स्टोर रहे तो कितने गीगा मेमोरी चाहिए माइंड के लिए। तो इसलिए माइंड उसको ऑटोमेटिक उसको इरेज करता रहता है कि जो आया, अगर आपने रिपीट नहीं किया इसका मतलब वो आवश्यक नहीं है। माइंड भी समझता है कि ये आवश्यक नहीं, आपने रिपीट नहीं किया, तो उसको डस्टबिन में डाल देता है। हाँ। नहीं, वो तो नहीं भूलता है। आपने ना, इसको नहीं मानूंगा मैं। सही, देना भी नहीं भूलता है वो। दूसरी बात, दोनों को याद रहता है। हो सकता है कि आपका अच्छा दोस्त, आप उससे मांगना नहीं चाहते हैं कि मेरे संबंध खराब हो जाएंगे, लेकिन आपको भूलेगा नहीं भूलेगा। और जिसने लिया है उसको भी नहीं भूलेगा, लेकिन या तो उसकी मजबूरी होगी या तो उसका नेचर होगा। अब वो यार है, पर्सनल रिलेशंस है, उसको उससे बातें में कहो यार मैंने उसको इतने पैसे दिए, उतने इसके पैसे दिए, उसको बट उसके सामने ही कहो कि यार उसको इतने पैसे दिए हैं, किसी ने वापस नहीं किया। यार लोग आज के ज़माने में ऐसे हैं, ज़रूरत पड़ती है तो मांग लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो अगर समझने वाला हो तो समझ जाएगा, और समझ कर भी ना समझने वाला होगा तो कभी नहीं समझेगा। जब वो सोच रहा होगा कि देना ही नहीं है तो देना नहीं है, वो तो फिर बट होता है, नेचर है, लोगों का नेचर है। उससे वो उसमें बुद्धिमानी समझते हैं। एक प्रवृत्ति नेचर आदमी को होती है कि यार मैंने उससे 2000 या इतने रुपए लिए और देखो अभी तक उसको दिया नहीं। तो ये वो अपनी बुद्धिमत्ता समझता है कि मेरी ये एबिलिटी है, क्षमता है। बट इससे ये होता है कि आप अपने दोस्तों को लूज कर देते हैं। जब किसी भविष्य में फिर जरूरत पड़ेगी तो आप उसके पास जाओगे नहीं, और मांगोगे तब भी वो नहीं देगा। तो कमिटमेंट की बात आ जाती है ना, कि अगर आपने कमिट किया है तो उसे पूरा करो, अगर आपने लिया है तो उसे वापस करो। नहीं मिलेंगे। एक
बिल्कुल सही है। चलिए अब इसको हम खत्म करते हैं, आगे आते हैं। अगला हमारा पार्ट है लर्निंग। ये टॉपिक तो खैर डिस्कशन ऐसा है कि ये सामाजिकता है, और हमने पहले दिन आपको बताया था कि ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल क्रिएचर, एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने हैं, समाज के साथ जीना है, समाज में अप डाउन तो होता रहता है, उससे एक सामंजस्य बना के चलना पड़ता है हमें। तो लर्निंग क्या है, तो व्हाट इज द लर्निंग ऑफ, अगला पॉइंट है ये हमारा, उसी चैप्टर में अगला पॉइंट है। एवरी इंडिविजुअल are born with certain instinct, these instinct are wild in nature. It has to be cultivated, modified. It has to be cultivated, modified, and changed to gain social values and virtue. To gain social values and virtue. This is obtained by learning. Every individual is होगा ना, every individual is born with आ गया WITH. Every individual is born with certain instinct. These instinct मिट जाता है. These instincts S हो जाएगा. These instincts are wild in nature. It has to be cultivated, modified, and changed to gain the social value and virtues. This is obtained by learning. हो गया इंग्लिश का? हिंदी इसका लिख लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित प्रवृत्ति के साथ जन्म लेता है। प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित प्रवृत्ति के साथ जन्म लेता है। यह प्रवृत्ति अव्यवस्थित होती है, वाइल्ड। यह प्रवृत्ति अव्यवस्थित होती है, फुल स्टॉप। सामाजिक मूल्य और सदाचार, वैल्यूज एंड वर्च्यू। सामाजिक मूल्य और सदाचार प्राप्त करने के लिए इनमें परिवर्तन, सुधार व वृद्धि
इनमें परिवर्तन, सुधार व वृद्धि करना आवश्यक होता है। करना आवश्यक होता है। और यह सीख करना आवश्यक होता है, फुल स्टॉप। यह सीखने से प्राप्त किया जाता है। यह सीखने से प्राप्त किया जाता है। यह सीखने से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मैंने इंस्टिंक्ट बताया ही था आपको, इंस्टिंक्ट की परिभाषा भी लिखाया हूँ। तो सभी व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसमें एक इंस्टिंक्ट होता है, एक प्रवृत्ति उसकी होती है। अब समाज में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या कहना है, क्या बनना है, क्या सीखना है, ये सब प्राप्त करने के लिए इस इंस्टिंक्ट को जगाना पड़ता है, इसको मॉडिफाई करना पड़ता है, इसमें वृद्धि करनी पड़ती है, सुधार करना पड़ता है, और यह सब सीखने से ही संभव होता है। अब डिफिनीशन ऑफ लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग, इसकी परिभाषा क्या है? लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर learning is change in behavior either by training or experience. Learning is change in behavior either by experience or by training. लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। अच्छा, ये बीच में मिट जाता है, BHA। लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर आइदर बाई ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। तो इसका हिंदी आप लिख लें प्लीज। बात में बीच में बातें मत किया करो, अगर कोई है तो हमसे बात करो, आपने डिस्टर्ब होता है पूरा क्लास इससे। जो भी है, अगर कुछ हमसे डिस्कस करो, क्लास में सभी लोग डिस्कस करेंगे, बट बीच में नहीं प्लीज। तो अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। अनुभव या प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। या तो हम प्रशिक्षण के द्वारा सीखते हैं या अपने अनुभवों से हम सीखते हैं। व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। दूसरा आप कर दे, द लर्निंग इज टू एक्वायर knowledge learning is to acquire knowledge, skill and attitude to meet the social requirement. Learning is to acquire knowledge, skill and attitude to meet the social requirement. हिंदी में आप लिख ले, सीखने के माध्यम से ज्ञान, दक्षता व उचित दृष्टिकोण
सीखने के माध्यम से ज्ञान, दक्षता व उचित दृष्टिकोण प्राप्त होता है जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है, जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। तो समाज में रहने के लिए समाज की कुछ आवश्यकताएं हैं, परिवार की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। बचपन से जब आप बढ़ते रहते हैं तो आपकी आवश्यकताएं आपके पेरेंट्स पूरा करते हैं, लेकिन एक अवस्था आती है कि अब आपको अपनी आवश्यकता स्वयं पूरा करना होगा। जब आप एक एज में पहुंच जाते हैं तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि कुछ कमाओ, कुछ करो, तो कुछ करने के लिए सीखना पड़ता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं, 1 से लेकर हाई स्कूल, इंटर या टेक्निकल, ITI, डिप्लोमा क्यों करते हैं यार? अगर आपको बचपन से ही ये पता हो कि यार हमें कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने का, बहुत पैसे हैं, आराम से सोएंगे, तो कोई कुछ काम न करे। तो ये जो सामाजिक आवश्यकता है, समाज की जो भी आवश्यकता है कि आपकी शादी होगी, आपको घर होगा, आपका परिवार होगा, आगे आपकी, तो हर चीज़ के लिए एक आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें विशेष ज्ञान की, विशेष दक्षता की आवश्यकता होती है। और यहाँ भी आप आए हैं तो किसी दक्षता की प्राप्ति के लिए आए हैं, जिससे कि आप किसी गवर्नमेंट ITI में इंस्ट्रक्टर बन जाएं। तो ये भी एक आवश्यकता है। क्यों इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट में ही क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आपका सामाजिक परिवेश होगा, वह आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तो इसलिए ये सब कैसे संभव है? सीखने के द्वारा। इसको मिटा दें, चलिए। लर्निंग इज, चलिए 1-2 डिफिनेशन लिखा दें, आप बढ़ते हैं। लर्निंग इज, हाँ अगला डिफिनेशन है, लर्निंग इज चेंज इन आवर रेडीमेड बिहेवियर। रेडीमेड यानी जो वर्तमान में व्यवहार है, जो पहले से बना हुआ है। रेडीमेड यानी जो पहले से बना हुआ है। लर्निंग इज चेंज इन आवर रेडीमेड बिहेवियर, यानी पूर्व निर्मित व्यवहार। पूर्व निर्मित व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। पूर्व निर्मित व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं, या इसी को दूसरे शब्दों में भी आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्टेशन। प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्टेशन। Progressive behavior adaptation is learning. हाँ, इसकी हिंदी, हाँ इसको बता रहा हूं। तो व्यवहार में होने वाले क्रमिक विकास, व्यवहार में होने वाले क्रमिक विकास को सीखना कहते हैं। व्यवहार में होने वाले क्रमिक विकास, प्रोग्रेसिव एडाप्टेशन, यानी धीरे धीरे कुछ विकसित होता है। प्रोग्रेसिव एडाप्टेशन को सीखना कहते हैं। व्यवहार में होने वाले क्रमिक विकास, व्यवहार में होने वाले क्रमिक विकास को सीखना कहते हैं। तो इसके द्वारा ही हम, सीखने से ही सब कुछ हम सीखते हैं। ज्ञान है, दक्षता है, वैल्यूज़ है, वर्च्यूज़ हैं, कमिटमेंट्स हैं, और अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, सोचना, समझना, कहना, सुनना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये
सीखने से ही संभव होती है। तो सीखना बहुत जरूरी होता है। चलें, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, हाँ ये अगला, हाँ बहुत डिफिनीशन है सीखने का, मैंने 4 लिखवाया, आप जाएंगे तो 10-12 डिफिनीशन सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। मेरे पास भी है 5-7, लेकिन ज़्यादा फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, सीखने का सिद्धांत, मतलब कैसे सीखना संभव होता है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, लर्निंग रिक्वायर learning requires repetition. Learning requires repetition of process. Learning requires repetition of process. सीखने के लिए प्रक्रिया की पुनरावृत्ति आवश्यक है। सीखने के लिए प्रक्रिया की पुनरावृत्ति आवश्यक है। एक बार कर लेने से आप कुछ नहीं सीख लेते। सीखने के लिए प्रक्रिया की पुनरावृत्ति आवश्यक है। तो बार बार जब आप रिपीट करेंगे तो आप सीख लेंगे। लर्निंग, दूसरा पॉइंट लिख लें, लर्निंग रिजल्ट फ्रॉम स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब होता है संदीपन, यानी सेंसेशन हो के जब माइंड तक वो पहुंचता है, संदीपन। लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम, एस कर दें, लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम संदीपन। संदीपन के द्वारा सीखना संभव होता है। लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम स्टिमुलेशन, हाँ वो बताता हूं अभी आपको संदीपन को क्या। लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम स्टिमुलेशन यानी संदीपन के द्वारा सीखना संभव होता है। संदीपन के द्वारा सीखना संभव होता है। मैंने सेंसेशन में आपको बताया था कि एक्टिवेशन ऑफ सेंस ऑर्गन फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टिमुलस इज द सेंसेशन। वो संवेदना होती है। ये संवेदना जब माइंड तक पहुंचती है, माइंड जो इंपल्सेस जनरेट करता है, अटेंशन में मैंने आपको बताया था, तो वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं जो आपको सीखने के लिए जरूरी होते हैं, उसको स्टिमुलस कहते हैं। वो संदीपन होता है कि जो माइंड तक आपको पहुंचता है। यानी सेंसेशन की वो अवस्थाएं जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदल के आपके माइंड तक जाती हैं, और तभी आप सीखते हैं। केवल सुन के निकल जाए तो आप नहीं सीख सकते हैं। तो सुनना तो ये सेंसेशन हो गया। इसीलिए सेंसेशन और स्टिमुलेशन में फर्क है। सेंसेशन तो केवल सुनना हो गया, आपने सुना इधर से उधर से निकाल दिया। लेकिन जब वो माइंड में जाएगा, डिफरेंट नर्व्स में जाएगा, यानी नर्व्स लोब्स या नर्व सेंटर मैंने बताया था आपको, फिर इसके कितना अच्छी तरह आपने देखा या सुना, उसके सापेक्ष जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एक्टिवेटिंग रेटिकुलर सिस्टम में जाते हैं। तो जो उनकी तीव्रता होती है वो डिफाइन करते हैं जनरल डिग्री ऑफ अटेंशन, जैसा मैंने आपको बताया था। और वो जनरल डिग्री ऑफ अटेंशन ही आपको सीखने में सहायता करता है। तभी आप कुछ नई चीज सीख लेते हैं। पुरानी चीजें तो ऑलरेडी स्टोर्ड है मेमोरी में, फिर वो जाता है आपका सेरिबेलम में, और सेरिबेलम से फिर मेमोरी में जाता है। तो वो सीखने की अवस्था है जिसे हम स्टिमुलस करते हैं। यानी अच्छी तरह आप देखेंगे, अच्छी तरह सुनेंगे तो सेंसेशन होगा, और सेंसेशन से फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होंगे। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फिर वो स्टिमुलस में बदलते हैं,
और फिर वो सीखने में सहायक होते हैं। चलिए, लर्निंग रिक्वायर्स एक्टिविटीज। एक्टिविटीज यानी क्रियाकलाप, यानी कोई कार्य। सीखने के लिए क्रियाकलाप आवश्यक है, यानी कोई कार्य करना आवश्यक है। कार्य का तो वर्क हो जाएगा, एक्टिविटीज यानी कार्य करना। सीखने के लिए कार्य करना आवश्यक है, या सीखने के लिए क्रियाकलाप आवश्यक है। क्रियाकलाप लिखें या कार्य करना, दोनों में से एक लिख सकते हैं आप। सीखने के लिए कार्य करना आवश्यक है। इस आगे आप लिख लें, लर्निंग रिक्वायर्स अवेयरनेस टू पर्पज। लर्निंग रिक्वायर्स अवेयरनेस टू पर्पज। अवेयरनेस टू पर्पज मैंने बताया था पर्पज के डिफिनीशन में कि हम सीखने के संदर्भ में पर्पज को कारण, यानी क्या कारण है, क्यों आप सीखना चाहते हैं। आप यहां बैठे हैं तो क्यों सीख रहे हैं, क्या कारण है। तो जब ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं क्यों सीख रहा हूं, क्या फायदा होगा मेरा इससे, तो सीखना सरल हो जाता है या संभव हो जाता है। तो सीखने का सिद्धांत यही कहता है कि लर्निंग रिक्वायर्स अवेयरनेस ऑफ द पर्पज, यानी सीखने का कारण यदि स्पष्ट हो, सीखने का कारण यदि स्पष्ट हो, स्पष्ट सीखने का कारण यदि स्पष्ट हो तो सीखना संभव होता है। सीखने का कारण यदि स्पष्ट हो तो सीखना संभव होता है, यानी आपको पता हो कि मुझे क्या करना है, क्या मैं प्राप्त कर लूंगा। गोल एक तरह से आप कहेंगे, गोल से भी आप इसे कह सकते हैं। हाँ जी, कोई डाउट। सीखने का कारण यदि स्पष्ट हो तो सीखना संभव होता है। हो गया, मिटा दें इसको। चलिए अगला पॉइंट लिख लें, लर्नर learns when he is willing to learn. When he is willing to learn. Learner learns when he is willing to learn. विद्यार्थी तभी सीखता है, विद्यार्थी तभी सीखता है जब उसमें सीखने की इच्छा जागृत होती है। जब उसमें सीखने की इच्छा जागृत होती है। विद्यार्थी तभी सीखता है जब उसमें सीखने की इच्छा जागृत होती है। आगे आप लिख लें जो भी पॉइंट होगा। लर्नर्स लर्न at different rate. Learner learns at different rate. Learner learns at different rate, R-A-T-E, rate. प्रत्येक विद्यार्थी में सीखने की गति या सीखने की दर, रेट का मतलब दर या गति भी लिख सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी में सीखने की दर या गति अलग अलग होती है।
प्रत्येक विद्यार्थी में सीखने की गति अलग अलग होती है। अगला आप लिख लें, लर्निंग इज इफेक्टिव, लर्निंग इज इफेक्टिव learning is effective when immediately followed by application. Learning is effective when immediately followed by application. यदि सीखने के बाद तुरंत उसका उपयोग हो, यदि सीखने के बाद तुरंत उसका उपयोग हो, तो सीखना प्रभावकारी हो जाता है। तो सीखना प्रभावकारी हो जाता है। यदि सीखने के बाद तुरंत उसका उपयोग हो तो सीखना प्रभावकारी हो जाता है। जैसा मैंने पहले भी बताया, अगर आप उपयोग करेंगे तो अच्छी तरह सीख जाएंगे। लर्निंग डिपेंड्स ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस। लर्निंग depends on past experiences. Learning depends on past experiences. सीखना पूर्व के अनुभव पर। Learning depends on past experiences. सीखना पूर्व के अनुभव पर भी निर्भर करता है। सीखना पूर्व के अनुभव पर भी निर्भर करता है। सीखना पूर्व के अनुभव पर भी निर्भर करता है। आगे आप लिख लें, लर्निंग इज ए डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। Learning is a dynamic and continuous process. Learning is a dynamic and continuous process. Learning is a dynamic and continuous process. सीखना एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है। सीखना एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है। सीखना एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है। ओह, आगे आप लिख लें इसमें, लर्निंग, ओहो टाइम हो गया, बस 2-3 और हैं। लर्निंग रीइंफोर्स बाय रिपीटिशन। पहले पॉइंट में था, उसी का एक एक्सटेंशन है। लर्निंग रीइंफोर्स का मतलब होता है सुदृढ़ीकरण। लर्निंग रीइंफोर्स बाय रिपीटिशन। सीखने से पुनरावृत्ति से सीखना सुदृढ़ होता है। पुनरावृत्ति से सीखना सुदृढ़ होता है।
आगे आप लिख लें कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, सॉरी continuous evaluation is essential for effective learning. Continuous evaluation is essential for effective learning. Continuous evaluation is essential for effective learning. प्रभावकारी सीखने के लिए, प्रभावकारी सीख के लिए सतत मूल्यांकन आवश्यक है। प्रभावकारी सीख के लिए सतत मूल्यांकन आवश्यक है। लास्ट पॉइंट आप लिख लें, इफेक्टिव लर्निंग सतत, उसमें डाउट है क्या? प्रभावकारी सीख के लिए सतत मूल्यांकन आवश्यक है। प्रभावकारी सीख के लिए सतत मूल्यांकन आवश्यक है। इफेक्टिव लर्निंग requires peaceful environment. Effective learning requires peaceful environments. Effective learning requires peaceful environments. हाँ, लगातार, सतत मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, बार बार नहीं। बार बार का तो होता है इंटरवल के बाद कुछ आपने किया, फिर बीच में रुक गए, फिर किए, तो वो बार बार हो जाता है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, आप उसको करते रहें। बार बार और सतत में फर्क है। इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स पीसफुल इन्वायरमेंट, यानी प्रभावी सीख के लिए शांतिमय वातावरण आवश्यक है। प्रभावी सीख के लिए शांतिमय वातावरण आवश्यक है। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग है, कि सिद्धांत है कि किस तरह सीख सकते हैं आप। ठीक है, तो आज खत्म करते हैं, कल शायद छुट्टी है ना। चलिए फिर परसों मिलते हैं। परसों